नमस्कार, अनलॉक यूपीएससी में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। देखिए, भारत की जो डिजिटल दुनिया है, उस पर विदेशी कंपनियों का एक तरह से कब्जा है और इसकी एक बहुत बड़ी कीमत हमारा देश हर साल चुका रहा है। तो आज के इस संपादकीय विश्लेषण में हम इसी विशाल डिजिटल अर्थव्यवस्था में छिपे मौकों और चुनौतियों को गहराई से समझेंगे। ये टॉपिक यूपीएससी और दूसरी सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए बहुत ही जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सिर्फ इस एक आंकड़े पर ध्यान दीजिए, 100 अरब डॉलर। जी हां, ये वो अनुमानित सालाना आर्थिक मूल्य है जो हम और आप मिलकर अपनी डिजिटल मौजूदगी से विदेशी प्लेटफॉर्म्स के लिए पैदा करते हैं। अब सोचिए, ये इतनी बड़ी रकम है जो भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के बजाय हर साल हमारे देश से बाहर जा रही है। और यही हमारी आज की पूरी चर्चा का केंद्र बिंदु है। तो आज के इस विश्लेषण में हम किन किन बातों पर गौर करेंगे? सबसे पहले समझेंगे कि भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था के सामने चुनौती क्या है। फिर बात करेंगे डेटा संप्रभुता और उसके आर्थिक मूल्य की। हम चीन के मॉडल से भारत के रास्ते की तुलना भी करेंगे। इसके बाद भारतीय डिजिटल क्रांति की जो नई लहर आ रही है, उसे देखेंगे। और फिर भविष्य का रास्ता क्या हो और इसमें सरकार की क्या भूमिका होनी चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे। और हाँ, सबसे आखिर में मुख्य परीक्षा के लिए जो भी जरूरी तथ्य हैं, उन्हें भी दोहराएंगे। तो चलिए अपने पहले खंड से ही शुरू करते हैं, भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की चुनौती। असल में ये चुनौती है विदेशी प्लेटफॉर्म्स के दबदबे की, जिसके चलते हमारे देश से आर्थिक मूल्य लगातार बाहर की तरफ बह रहा है। आइए इसे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। ये जो आंकड़े स्क्रीन पर हैं, ये सच में आंखें खोल देने वाले हैं। हम सब दिन रात व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे अमेरिकन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। आपको अंदाजा है, अकेले मेटा यानी फेसबुक और व्हाट्सएप के ही भारत में करीब करीब 90 करोड़ यूजर्स हैं। और ये 90 करोड़ यूजर्स मिलकर सालाना लगभग 45 अरब डॉलर का आर्थिक मूल्य पैदा करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि ये विशाल मूल्य भारत में नहीं रुकता। ये सीधे उन देशों में चला जाता है जहां इन कंपनियों के हेडक्वार्टर्स हैं। और अगर इसमें गूगल, अमेजॉन और माइक्रोसॉफ्ट को भी जोड़ दें तो यह आंकड़ा 100 अरब डॉलर की भी पार चला जाता है। अब आते हैं अपने दूसरे खंड पर। देखिए, ये मुद्दा सिर्फ आर्थिक नुकसान का ही नहीं है। इससे कई ज्यादा बड़ी रणनीतिक चिंताएं जुड़ी हुई हैं, जिनका सीधा ताल्लुक हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और देश की संप्रभुता से है। और यहां हम बात कर रहे हैं डेटा संप्रभुता की। तो ये डेटा संप्रभुता आखिर है क्या चीज? बहुत सरल शब्दों में समझें तो डेटा संप्रभुता वो सिद्धांत है जो कहता है कि किसी देश के नागरिकों का डेटा उसी देश के कानूनों और शासन के अधीन होना चाहिए जहां उसे इकट्ठा किया गया है। ये सिर्फ एक तकनीकी शब्द नहीं है, बल्कि ये डिजिटल आज़ादी और राष्ट्रीय सुरक्षा का एक बहुत मजबूत स्तंभ है। कह सकते हैं, जिसका डेटा उसी का राज। यही आज के दौर की हकीकत है। इस बात को समझने के लिए सबसे बड़ा उदाहरण है कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल। याद है आपको? उस एक घटना ने पूरी दुनिया को दिखा दिया था कि कैसे फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के डेटा का इस्तेमाल करके चुनावों को प्रभावित किया जा सकता है और जनता की राय को किसी एक खास दिशा में मोड़ा जा सकता है। ये साफ तौर पर दिखाता है कि जब हमारे नागरिकों के डेटा पर विदेशी कंट्रोल होता है तो उसके कितने गंभीर खतरे हो सकते हैं। तो अगर हम कुल मिलाकर देखें तो रणनीतिक जोखिम क्या क्या हैं? पहला, चुनावों को प्रभावित करने की क्षमता। दूसरा, हमारे समाज, हमारे बाजार और हमारे लोकतंत्र को आकार देने वाले सामाजिक ट्रेंड्स पर कंट्रोल। तीसरा, राष्ट्रीय सुरक्षा को सीधा खतरा। कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी दावा किया गया है कि व्हाट्सएप जैसी कंपनियां अमेरिकी एजेंसियों को डेटा तक पहुंच देती हैं। और चौथा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ई कॉमर्स जैसे भविष्य के क्षेत्रों में विदेशी पकड़ और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि इस समस्या से निपटा कैसे जाए। दुनिया में एक मॉडल चीन का भी है। तो चलिए अपने तीसरे खंड में चीन के मॉडल और भारत ने जो रास्ता चुना है उसका एक तुलनात्मक विश्लेषण करते हैं। यहां पर दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए सामने आते हैं। एक तरफ है चीन का राज्य नियंत्रित मॉडल। चीन ने क्या किया? उसने विदेशी ऐप्स पर बैन लगा दिया और अपनी ग्रेट फायरवॉल के पीछे अलीबाबा और टेंसेंट जैसी अपनी घरेलू कंपनियां खड़ी कर दी और इस तरह अपने 1.4 अरब यूजर्स का सारा आर्थिक मूल्य देश के अंदर ही रखा। दूसरी तरफ है भारत का प्रतिस्पर्धी रास्ता, जहां इंटरनेट खुला है और पूरी दुनिया से जुड़ा है। देखिए, चीन का मॉडल हमारे लोकतांत्रिक ढांचे में फिट नहीं बैठता। इसलिए भारत का रास्ता बंदीकरण का नहीं, बल्कि प्रतिस्पर्धा का है। हमारा लक्ष्य है ऐसे लोकल प्लेटफॉर्म बनाना जो अपने इनोवेशन के दम पर यूजर्स को अपनी तरफ खींचें। अच्छा, तो अगर हमें मुकाबला करना है तो वो मौका कहाँ है?
यहीं से हमारे विश्लेषण का चौथा और शायद सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। ये है भारतीय डिजिटल क्रांति की नई लहर, जो हमें नेटवर्क प्रभाव के पुराने दौर से निकालकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक बिल्कुल नए युग में ले जा रही है। देखिए, अब तक डिजिटल दुनिया का एक ही नियम था, नेटवर्क इफेक्ट। इसका सीधा सा मतलब था कि जिसके पास जितने ज्यादा यूजर्स होंगे, उसका प्लेटफॉर्म उतना ही बेहतर और ताकतवर माना जाएगा। इसी सिद्धांत ने तो फेसबुक और गूगल जैसी कंपनियों को इतना विशाल बना दिया था और नए खिलाड़ियों के लिए बाजार में आना लगभग नामुमकिन कर दिया था। लेकिन अब खेल के नियम बदल रहे हैं। अब नया नियम है, बेहतर डेटा का मतलब है बेहतर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये जो सोच में बदलाव आया है, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब कामयाबी सिर्फ यूजर्स की संख्या पर नहीं, बल्कि डेटा की क्वालिटी और उसकी विविधता पर निर्भर करेगी। और यहीं पर, ठीक इसी जगह पर, भारत के लिए एक सुनहरा अवसर छिपा है। और इस बात की पुष्टि अमेरिका के जाने माने अर्थशास्त्री हाल वेरियन भी करते हैं। उन्होंने 2019 में कहा था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेहतर डेटा से खुद में सुधार करता है, न कि सिर्फ ज्यादा संख्याओं से। ये बात साफ तौर पर यह बताती है कि भारत का जो विविध डेटा है, वही अब उसकी सबसे बड़ी संपत्ति बनने जा रहा है। तो इस नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में भारत की वो कौन सी अनोखी ताकतें हैं? पहली, हमारे 90 करोड़ इंटरनेट यूजर्स का विशाल आधार। दूसरी, हमारी युवा, विविध और महत्वाकांक्षी आबादी। तीसरी, आने वाले दशक में 50 करोड़ नए भारतीयों का ऑनलाइन आना। चौथी, हमारी भाषाई विविधता, जो लोकल सॉल्यूशंस के लिए बेहतरीन मौके बनाती है। और पांचवी, हमारे उद्यमियों की नई पीढ़ी, जो अब जोखिम लेने से बिल्कुल नहीं डरती। ठीक है, ये सब तो अवसर हैं, लेकिन इन अवसरों का फायदा उठाने के लिए भविष्य का रास्ता क्या होना चाहिए, और इसमें सरकार की क्या भूमिका हो सकती है? हमारे 5वें खंड में हम इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढेंगे कि कैसे एक मजबूत घरेलू डिजिटल इकोसिस्टम बनाया जाए। एक मजबूत नींव के लिए हमें 4 स्तंभों पर ध्यान देना होगा। पहला है हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई, आधार और ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी ओएनडीसी, ये इनोवेशन के लिए एक बेहतरीन मंच देते हैं। दूसरा है पूंजी की उपलब्धता। आज भारतीय स्टार्टअप्स के लिए पैसा जुटाना पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा आसान है। तीसरा, सरकार की भूमिका एक अडॉप्टर के तौर पर। सरकार अपने 2 करोड़ से भी ज्यादा कर्मचारियों के विशाल यूजर बेस का इस्तेमाल भारतीय प्लेटफॉर्म्स को बढ़ावा देने के लिए कर सकती है। और चौथा है निर्णायक नीतिगत कार्रवाई, ताकि हम डिजिटल संप्रभुता की ओर ठोस कदम बढ़ा सकें। और अच्छी बात यह है कि सरकार इस दिशा में काम कर भी रही है। इसका एक बहुत ही शानदार और हालिया उदाहरण देखिए। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी एनआईसी ने फैसला किया है कि वो सभी gov.in ईमेल और डेटा को ज़ोहो नाम की एक भारतीय कंपनी के भारतीय सर्वरों पर होस्ट करेगा। ये डिजिटल संप्रभुता की दिशा में एक बहुत बड़ा और निर्णायक कदम है। ये दिखाता है कि जब सरकार घरेलू प्लेटफॉर्म्स पर भरोसा करती है तो कितना बड़ा फर्क आ सकता है। चलिए, अब हम अपने विश्लेषण के अंतिम और सबसे जरूरी खंड पर आते हैं। ये खंड खास तौर पर मुख्य परीक्षा की तैयारी को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसमें हम उन प्रमुख आंकड़ों और तर्कों को जल्दी से दोहराएंगे जो आपको उत्तर लिखने में बहुत मदद करेंगे। आइए इन मुख्य आंकड़ों पर फिर से एक नजर डालते हैं। आर्थिक बहिर्वाह लगभग $100 अरब सालाना। भारत में मेटा के यूजर्स 90 करोड़, चीन के यूजर्स 1.4 अरब, बाइट डांस का मूल्यांकन $155 अरब। भारत में अगली लहर के यूजर्स 50 करोड़ और सरकारी कर्मचारियों का आधार 2 करोड़ से ज्यादा। इन आंकड़ों को अपने उत्तरों में शामिल करने से वे कहीं ज्यादा प्रभावशाली बनेंगे। अब मुख्य तर्कों को संक्षेप में समझ लेते हैं। समस्या, विदेशी प्लेटफॉर्म्स के दबदबे से आर्थिक नुकसान और रणनीतिक जोखिम। हमारा रास्ता, चीन के मॉडल से अलग, बंदीकरण नहीं बल्कि प्रतिस्पर्धा। अवसर, नेटवर्क इफेक्ट से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा क्वालिटी की तरफ जो बदलाव हो रहा है, वो भारत के पक्ष में है। हमारी संपत्ति, भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश और विविध डेटा हमारी सबसे बड़ी ताकत हैं। और समाधान, घरेलू प्लेटफॉर्म्स को मजबूत करने के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सरकारी समर्थन का लाभ उठाना। तो इस पूरे विश्लेषण के आधार पर अब आपके अभ्यास के लिए एक प्रश्न बनता है। विदेशी प्लेटफॉर्मों के प्रभुत्व के भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले रणनीतिक और आर्थिक प्रभावों की विवेचना कीजिए। संरक्षणवाद का सहारा लिए बिना एक प्रतिस्पर्धी घरेलू डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए भारत क्या उपाय अपना सकता है? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा और इसका उत्तर लिखने की कोशिश कीजिएगा।
तो आज का ये विश्लेषण भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की चुनौतियों और अवसरों को हमारे सामने रखता है। कल फिर मिलते हैं एक और महत्वपूर्ण संपादकीय के साथ। इसके लिए YouTube चैनल अनलॉक यूपीएससी को ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।